तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने के लिए आए हैं? हिंदी। हिंदी शब्द की अगर हम बात करें तो हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। ठीक है, लिख लो, परीक्षा में आ सकता है। हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ये हिंदी शब्द किस तरह से अस्तित्व में आया, अगर हम इसके बारे में जानकारी लें तो हम जानते हैं कि लगभग 1300-1400 ईस्वी के आसपास में जो ईरान इराक के लोग थे, वहाँ पर हमारे देश को, यानी हमारा जो ये प्रदेश था, इसे सिंध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी सिंधु नदी के किनारे होने के कारण यह सिंध प्रदेश कहलाता था। पर वहाँ पर जो हमारी ये स ध्वनि है, इस स ध्वनि का उच्चारण ह से होता था। तो ये उसे स न कह के, यानी सिंध न कह के क्या कहते थे? हिंद कहते थे। तो इस तरह से हिंद प्रदेश बन गया। और उस समय कहते हैं कि जब वो हिंद कहते थे तो यहाँ से जो चीज़ें वहाँ जाती थी, आदान प्रदान पहले से ही होता रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, पहले से ही होता रहा है। तो जब यहाँ वहाँ पे जो चीज़ें जाती थी, और ख़ास करके यहाँ की तलवारें, तो जो यहाँ की तलवारें वहाँ जाती थी युद्ध के लिए, यहाँ पे एक प्रकार का ऐसा लोहा पाया जाता था जिससे बहुत मजबूत तलवार बनती थी, हल्की होती थी और बहुत मजबूत टिकाऊ होती थी। तो वो तलवारें जब वहाँ जाती थी तो वो उसको कहते थे कि ये हिंदी है, हिंद प्रदेश से ई लगाकर, कि यहाँ की वस्तुओं को हिंदी के नाम से संबोधित किया जाता था। और फिर धीरे धीरे एक समय के बाद जब मुगल यहाँ आने लगे, तो जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ की भाषाओं को, जो यहाँ की भाषा थी संस्कृत, प्राकृत, पाली, अभ्रंश, इन सारी भाषाओं को एक शब्द मिलाकर हिंदी कहा करते थे। कोई हिंदी कहता था, कोई हिंद कहता था, कोई हिंदी कहता था। और धीरे धीरे फिर ये हुआ कि जब 1800 ईस्वी के आसपास हमारे देश में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर आए। तो 1800 के आसपास तक मुगल पूरी तरह से हिंदुस्तान में बस गए थे। और जब वो पूरी तरह से बस गए थे तो अपनी भाषा भी लेकर आए थे। तो जो एक भाषा थी उनकी और हिंदी, यानी हम कहें कि हमारी संस्कृत, प्राकृत, पाली, अभट, इन भाषाओं के शब्द और उनकी अरबी और फारसी जो भाषा थी उनके शब्द मिलकर मिक्स होकर जो एक हुए, तो उस समय वो जो भाषा थी उसको हिंदी कहा जा रहा था। और हिंदी कहते हुए कि ये हिंदी भाषा है। लेकिन फिर जब अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों से लड़ने का एक क्रम शुरू हुआ 1900 सदी के आसपास में, जब हम आज़ादी के तरफ जा रहे थे, यानी 1910-20 के आसपास में, तो आपको पता है कि हमारे देश को बांटने की पृष्ठभूमि कब तैयार हुई थी? 1910-20 के आसपास से ही शुरू हुआ था। तो सबसे पहला काम जो किया था हमारे देश को बांटने के लिए, उसमें सबसे पहला काम था कि इनकी भाषाओं को अलग किया जाए। तो हमारी 2 भाषाएं बना दी गई। उससे पहले हमारी इन भाषा की, यानी हिंदी भाषा की कोई लिपि नहीं थी। लेकिन फिर हिंदू और मुसलमान को 2 हिस्सों में बांटने के लिए उन्होंने एक भाषा को लिखना शुरू किया फारसी लिपि में और एक भाषा को लिखना शुरू किया देवनागरी लिपि में। तो जो देवनागरी लिपि में लिखी गई वो हिंदी कहलाई और जो फारसी लिपि में लिखी गई वो उर्दू कहलाई। और यही कारण है कि हमारी हिंदी भाषा के अंदर अरबी फारसी के शब्दों का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है। लगभग 6000 के करीब शब्द हमारे अरबी फारसी से हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये हुआ कि जब इन 2 भाषाओं को 2 हिस्सों में बांटा गया तो जो हिंदी भाषा थी इसके अंदर संस्कृत से शब्द लेकर डाल दिए गए और संस्कृत के व्याकरण के आधार पर इसका व्याकरण बना दिया गया। और जो उर्दू भाषा थी उसके अंदर अरबी फारसी भाषा से लेकर शब्द डाल दिए गए और उसका जो व्याकरण है वो उससे बना दिया गया। तो इस तरह से 2 भाषाएं अस्तित्व में आई। और आप अगर कभी कवि सम्मेलन वगैरह को देखते होंगे तो कुमार विश्वास जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि उर्दू हमारी मौसी है, बोलते हैं ना। तो इसलिए मौसी कहा जाता है कि ये एक ही पट्टी से, यानी एक ही जनमानस से निकली थी 2 भाषा, इनकी लिपि अलग कर दी गई। लेकिन जब आप देखते हैं कि जो मुस्लिम होते हैं वो कहते हैं कि वो उर्दू बोलते हैं और हम कहते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो कुछ शब्दों को छोड़कर
हमारे पूरी भाषा में कोई अंतर नहीं आता। आप आराम से पाकिस्तान की मूवी को बिना किसी ट्रांसलेशन के देख सकते हैं, अफगानिस्तान की मूवी को, उनके सीरियल को, सबको आप समझ सकते हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे जो शब्द हैं वो मिले जुले हैं। तो इस तरह से ये हिंदी नाम अस्तित्व में आया हमारा। हम कह सकते हैं कि 1900 के आसपास में ये नाम अस्तित्व में आया और ये हमारा फारसी भाषा का शब्द है, वहीं से लिया गया। तो अब ये इसके लिए कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये ठीक वैसे ही है कि बेटे ने जन्म लिया हमारे घर में और उसका नामकरण किया हमारे पड़ोसी ने। तो बिल्कुल वैसा ही है हमारी भाषा के लिए। तो हिंदी का नाम किस तरह से हिंदी नाम आया, तो ये इसकी कहानी थी, ये स्टोरी थी। अब बात करते हैं, जब हमने हिंदी के बारे में हिंदी पढ़ने की बात आई तो हिंदी का एक व्याकरण बनाया गया, या फिर हम कहें कि किसी भाषा को जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक व्याकरण बनाते हैं। तो जब हिंदी का व्याकरण बनाया गया तो एक बोली को आधार बनाया गया, और वो कौन सी बोली थी? खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली को आधार बनाकर हमने व्याकरण बनाया। और जब किसी बोली का व्याकरण बना दिया जाता है तो वो अपने आप में एक क्या हो जाती है? मानक भाषा हो जाती है। मानक शब्द का अर्थ होता है जिसको मान्यता दी गई है, जिसे मान लिया गया, यानी सब लोगों ने मान लिया गया है। तो जो हमारी अब आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि हिंदी भाषा का उद्भव किस बोली से हुआ है, तो किससे हुआ है? खड़ी बोली से। और यही कारण है कि खड़ी बोली वाले जो लोग हैं वही ज़्यादा स्टाइल मारते हैं कि हमको हिंदी आती है। ऐसा होता है कि उन्हें आप कह सकते हो कि 70% उनकी हिंदी परफेक्ट होती है, एकदम सही है, ठीक है, अच्छी तरह से, लेकिन 30% हिंदी उनकी खराब होती है। और ये 30% वो होती है जो व्याकरण से संबंधित है, बोलने वाली नहीं। तो यही कारण होता है कि खड़ी बोली वाले जो छात्र हैं वो अपनी कि मुझे तो हिंदी आती है। जगह किधर है? किसके पास है जगह? जल्दी बताओ, बैग को आराम मत दो, उधर हो जाओ, आप उस वाली सीट पे शिफ्ट हो जाओ। तो आपने देखा होगा कि जो खड़ी बोली के छात्र होते हैं वो अक्सर पढ़ाई नहीं करते हिंदी की, और वो ये कहते हैं कि हमको तो हिंदी आती है, और फिर जब नंबर नहीं आते तो फिर बाद में कहते हैं यार नंबर कट गए। तो नंबर क्यों कटते हैं? क्योंकि उनको वो 30% नहीं आती जहाँ पे हमें सिखाया गया अलग। वो 30% क्या है? वो व्याकरण है, व्याकरण बनाया गया हमारा। ठीक है, तो ये आपको पता चला। तो जैसे हम जब भाषाओं के बारे में बात करते हैं तो भाषा से संबंधित कई सारी परिभाषा आती है। पूरा विस्तार में तो हम जानेंगे अपनी क्लास के अंतिम क्षणों में, जिस समय हमारी क्लास अंतिम में जाएगी उस समय जानेंगे। पर अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो 2-3 शब्द हैं जो आप जान लो, जो आपकी परिभाषा अक्सर आ जाती है। एक आता है राजभाषा, एक आता है राष्ट्रभाषा, या राष्ट्रीय भी नहीं लिखना, केवल राष्ट्र लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा आता है राज्य भाषा। इन तीनों में क्या अंतर होता है? अच्छा ये बताइए, संविधान में हमारी भाषा क्या है? इन तीनों में से राजभाषा है, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राज का मतलब क्या होता है? स्टेट, जिसे आप राज्य कहते हैं। तो राजभाषा वो भाषा होती है जिस राज्य की, यानी किसी राज्य की सरकार जिस भाषा में अपना कामकाज करती है वो भाषा उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। अगर राष्ट्रभाषा की बात करें कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, तो जिस देश की सरकार, या कहें किसी देश की सरकार जिस भाषा में कामकाज करती है वो क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। और राजभाषा का मतलब क्या होता है? कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो देश की, कोई भी सरकार जिस भाषा में कामकाज करती है वो क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। अब हमारे देश का जो विवाद है वो क्या है? वो ये है कि हिंदी राष्ट्रभाषा तो है नहीं, ठीक है। अब जब हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो लोग मानते नहीं कि हम कामकाज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने कल कहा था ना कि हमें उल्लू बनाया गया है आज़ादी के नाम पे, लेकिन हम सच में आज़ाद नहीं हुए हैं। आप खुद सोचो, हमारे देश की सरकार किस भाषा में कामकाज करती है? अंग्रेजी भाषा में करती है।
और अंग्रेजी भाषा में जब कामकाज होता है हमारे देश का, तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हुई? परिभाषा तो यही कहती है ना, जो परिभाषा से सिद्ध होता है। लेकिन खैर, ये कहना भी अपराध है, हम तो नहीं कहेंगे कि अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा है, पर ये डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट ऐसा हमसे बनाया हुआ है। मुद्दा ये आता है कि जब हमारे संविधान ने इसको राजभाषा स्वीकार कर लिया, तो हमारे देश की सरकारों को अपना कामकाज करने में क्या आपत्ति है? ये हमारे देश में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन स्थिति है तो तीनों का अंतर होता है। एक शब्द और आता है, मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब होता है वह भाषा जो माता के द्वारा बच्चे को सिखाई जाती है, वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। तो हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। आपकी मातृभाषा वो है जो आपकी बोली है, जो आपकी मम्मी ने आपको सिखाई है। लेकिन हम मातृभाषा हिंदी को क्यों कहते हैं? तो हम भावनात्मक रूप से कहते हैं, क्योंकि हम अपने देश को क्या मानते हैं? भारत माता। और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? हिंदी है। तो इस वजह से यानी हम भावनात्मक रूप से कहते हैं। तो कभी भी परीक्षा में जब प्रश्न आए कि हिंदी मातृभाषा है या ऐसा पूछा जाए, तो कभी मातृभाषा मत लगाना, ठीक है? हम अपने भावनात्मक रूप से कहते हैं। तो एक कह सकते हैं कि हमने अपने मन से बना रखा है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मातृभाषा नहीं है हिंदी। हमारी मातृभाषा वो होती है जो हमें मम्मी के द्वारा सिखाई गई है। जैसे मेरी मातृभाषा क्या है? खड़ी बोली है। मैं खड़ी बोली से बिलोंग करती हूँ, खड़ी बोली मेरी बोली है। तो अब आपको ये जानना है कि आपकी अपनी कौन कौन सी बोली है, तो वही आपकी क्या है? मातृभाषा है, ठीक है? चलो, फिर क्या होता है जब अब हमने जैसे खड़ी बोली की बात करी, तो कोई भी भाषा प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है? एक बोली होती है। और जब वो बोली होती है तो वो किसी एक नगर की या किसी एक छोटे से क्षेत्र की भाषा होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ती है या उसके बोलने वाले बढ़ते हैं, तो वो एक क्षेत्र विशेष की किसी जिले की भाषा हो जाती है। तो जब वो जिले की भाषा हो जाती है तो क्षेत्रीय भाषा या विभाषा कहलाती है। और उस समय अगर उस भाषा में साहित्य लिखा जाता है, और एक बहुत अच्छा साहित्य यानी साहित्य अगर फेमस होने लगे, प्रसिद्ध होने लगे, तो वो साहित्य जब बन जाता है इतना बड़ा, तो फिर उसके बाद उस भाषा का एक व्याकरण बना दिया जाता है। और किसी भी भाषा का जब व्याकरण बन जाता है तो उसे एक मानक भाषा का दर्जा मिल जाता है। ये भाषा का रूप है। इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे तब जब हम भाषा एवं विज्ञान पढ़ेंगे, भाषा एवं उसकी बोलियां। अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा, और व्याकरण की बात हम करें तो किसी भी व्याकरण को या कहें हिंदी के व्याकरण को 4 भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। वर्ण विभाग, दूसरा आता है शब्द विभाग, तीसरा आता है पद विभाग, और चौथा आता है वाक्य विभाग। ये 4 पॉइंट हैं। अब देखो, आपकी जो आप व्याकरण सीखने वाले हैं, इन 4 तरीके से यानी 4 पॉइंट पर ही आपको बात करनी होगी। 4 के अलावा 5वां कोई पॉइंट नहीं होगा। सबसे पहले तो आप हिंदी के वर्णों के बारे में जानेंगे। वर्ण मिलकर क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे। तो फिर आप शब्दों के बारे में जानेंगे कि शब्द कैसे बनेगा, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में। फिर इन शब्दों को हम एक पद देते हैं, एक पदवी देते हैं, तो उन पदवी के बारे में जानेंगे। जैसे संज्ञा, जैसे सर्वनाम, जैसे विशेषण, जैसे क्रिया, ये सब क्या है? ये कोई शब्द नहीं है, ये क्या है? एक पद है, ठीक है? इनके बारे में जानेंगे। और जब हम इनका पद निर्धारित कर देते हैं तो फिर हम शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाते हैं, और फिर हम वाक्य के बारे में जानेंगे। बस यही हमारा सफ़र होता है हिंदी भाषा का, और इसी में हम इनको सीखते हैं। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं वर्ण के बारे में, ठीक है? वर्ण से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विभाग। और जब हम वर्ण विभाग पढ़ते हैं तो इसमें हमारी इकाई 1 आती है। तो आप लोग अपनी नोटबुक लेके आए होंगे। इकाई 1, जो छात्र नहीं लेके आए हैं रफ कॉपी का प्रयोग करें।
आपका पहला टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। अलग अलग तरीके से कोई विभाग कहता है, कोई भाग कहता है, कोई विचार कहता है, ठीक है। तो इसके बारे में अब यहाँ पे जो कुछ भी मैंने अभी बताया है आपको वो लिखा हुआ है, ठीक है, जो अभी आपको समझाया। इसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे कि वर्ण विभाग में वर्णमाला की परिभाषा से लेते हुए, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। तो उससे पहले अच्छा चलो पहले परिभाषा लिख लो, हम लिखते हुए ही काम करेंगे। लिखने से पहले बताओ वर्णमाला की परिभाषा से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या आपने ये बहुत बार रटी है, तो मुझे कोई भी बताओ किसे कहते हैं वर्णमाला? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। चलो लिखो लिखो इसमें वर्णों और ब्रैकेट में लिखना लिपि चिन्ह। वर्णों ब्रैकेट में लिपि चिन्ह ब्रैकेट बंद के व्यवस्थित समूह को, के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऑनलाइन वाले छात्र एक बार ध्यान दें, पढ़ाई करते समय कोई भी अनावश्यक रूप से कमेंट नहीं करेगा। आप लोग ये अपने दिमाग में सोच के बैठिए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। अगर आप बार बार चैटिंग करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी कोई कमेंट नहीं पढ़ने वाली। आप अगर ये लिखेंगे कि क्लास रिकॉर्डेड है तो कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्डेड ही सही, मैं फिर भी नहीं बोलने वाली, क्योंकि अगर मैं आपकी कमेंट्स पर ध्यान दूंगी तो मुझे जो पढ़ाना है मैं वो भूल जाऊंगी। तो इसलिए सभी छात्र ध्यान दें कि कोई भी अनावश्यक कमेंट नहीं करेगा। और इसके साथ साथ अगर किसी को कोई डाउट होता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये वाला बहुत डर रहता है कि हमारा डाउट कैसे क्लियर होगा, तो मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि हमने टॉपिक शुरू किया है वर्णमाला। वर्णमाला हमारी 5 दिन चलेगी। तो 5वां दिन जब होगा, जिस दिन मैं आपसे कहूँगी कि अब वर्णमाला समाप्त और हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, उस क्षण में आप सोचिएगा कि क्या मेरे पास कोई डाउट बचा है। इतनी मैं गारंटी कहती हूँ कि आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा, और अगर फिर भी बचा होगा तो मैं आपको समय दूंगी, उस समय आपको बोलना है। उससे पहले अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप अपने पास रफ कॉपी रखिए और रफ कॉपी पे लिखते जाइए कि ये डाउट मुझे मैम से पूछना है। मैं सारे डाउट आपके क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है। जब आप रफ कॉपी पे लिख देंगे मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि आपके दिमाग में क्या डाउट आ रहा है, मैं अपने आप बता दूंगी। तो इसलिए शांति से बैठ के पढ़ें, ठीक है। चलो, आप लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पर? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है आपके सामने, लिपि चिन्ह। देखो ध्यान देना, मैं हमेशा आपको एक बात कहती हुई पाई जाऊंगी कि आपको रटना नहीं है, केवल समझना है, ठीक है। जब हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण की बात से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि वर्ण आए कहाँ से, यानी वर्ण तक हम पहुंचे कैसे। तो हमने जब एक शब्द पहले दिया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, भाषा। और जब भी कभी आप भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा है क्या, तो आपको इसकी परिभाषा देखने को मिलेगी कि यह वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, ये वो भाषा है। तो क्या एकदम से मतलब हमारे मन में ऐसा पॉइंट आया कि मुझे अपने मन के विचार सामने वाले को बताने हैं और एकदम से भाषा प्रकट हो गई और हमने शुरू कर दिया? क्या ऐसे हुआ? शुरुआत हुई धीरे धीरे। धीरे धीरे शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसके लिए आप पक्षियों को देख सकते हैं। जैसे पक्षी अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। आपने कभी देखा होगा जैसे कोई ऐसा जानवर हो आपके आसपास जिसको आपने 3-4 तरह की आवाजें निकालते हुए देखा हो, या कभी आता है कि विज्ञान में जंतु व्यवहार जब पढ़ते हैं, प्राणी व्यवहार, तो वहाँ हमें समझाया जाता है कि हम किसी भी प्राणी की बात करें, जैसे मान लो हम कोए की बात करें, कौवा हमको एक ही आवाज़ सुनाई देती है उसकी कि काँव काँव कर रहा है, लेकिन एक्टिविटी अलग अलग होती है। पर हम अगर बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि जैसे ही एक्टिविटी अलग होती है तो इनकी आवाज़ भी अलग अलग होती है।
तो वैसे ही मनुष्य ने शुरुआत में इशारों से बात करनी शुरू करी और इशारों के बाद उसने थोड़ी थोड़ी कुछ आवाज़ें निकालनी शुरू की। तो मनुष्य के दिमाग में फिर ये आया कि जो मेरे विचार हैं वो मेरे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी समझ में आए कि मैं क्या सोचता था। तो उसके विषय में उसने सोचना शुरू किया और उसने विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाली। उन आवाज़ों को नाम दिया गया ध्वनि। ध्वनि है क्या? ध्वनि वह आवाज़ है जो मौखिक रूप से हम जिनको मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। इन ध्वनियों को अब क्योंकि हमें ये अपने वंशजों के लिए रखनी थी कि जो हमारे बाद आने वाली पीढ़ी है, तो उसे कैसे रखा जाएगा? कहीं ना कहीं लिख कर रखा जाएगा। तो जो आवाज़ है उसको लिखे कैसे? तो फिर लोगों ने अपने अपने हिसाब से आवाज़ों को आकृति दी। ठीक है, आकृति। अब जैसे मान लो हमने अपने मुख से एक ध्वनि निकाली अ, तो हमने उसको इस तरह की आकृति दे दी। फिर हमने अपने मुंह से आवाज़ निकाली ई, तो हमने इस तरह की आकृति दे दी। ए कहा, ऊ कहा, इस तरह से हमने उसको आकृति दे दी। तो ये जो हमने उसको आकृति दी और ये जो बन के आया, अब इसको हमने एक नाम दिया जिसका नाम हमने रखा वर्ण। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि ध्वनि क्या है। ये इस तरह का प्रश्न आता है। ऑप्शन में आपको दिखा शब्द है, वर्ण है, अक्षर है, वाक्य है, क्या है। तो आपको क्या लिखना होता है? वर्ण। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्वनि किसका रूप है? तो वर्ण का रूप है। लेकिन ध्वनि वर्ण का कौन सा रूप है? तो मौखिक रूप है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। तो ये दो प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं, परीक्षा में आए हुए प्रश्न इस तरह से। अब हमें ये बात तो पता चल गई कि ये जो हमने अ, ई, ए, उ, ये जो यहाँ पे आकृति बनाई है, इनको हमने क्या नाम दिया है? वर्ण नाम दिया है। तो आपने देखा होगा जैसे एक आवाज है ए, इस आवाज को हम ऐसे भी लिखते हैं ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? अब ये जो हमने आकृति बनाई है ये किस भाषा की है? अंग्रेजी भाषा की है ये। तो अब यहां से ही एक शब्द आपके सामने आता है लिपि। तो जब हम लिपि की परिभाषा पढ़ते हैं तो हमें बता दिया जाता है कि जिस शैली में हम किसी भाषा को लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो आधे लोग इसे समझ पाते हैं, आधे लोग समझ ही नहीं पाते, बस रट्टू तोता की तरह रटे जा रहे हैं। तो ये बात समझना कि लिपि होती क्या है। लिपि ये है, जैसे हमने कहा यहाँ पे हमने ये जो आकृति बनाई है, ये जो चिन्ह बनाए हैं। अब ये देखो, मैं इन्हें आकृति कह रही हूँ, मैं इन्हें चिन्ह कह सकती हूँ। एक तरह के क्या है? चिन्ह ही तो हैं, किसी आवाज को प्रदर्शित करने वाले। ठीक है, तो अब इन्हें हम चिन्ह कह सकते हैं। अब ये जो ऐसी आकृति आई, इस आकृति में बनाने वाले चिन्हों को हमने लिपि में देवनागरी लिपि कहा। और जब हमने कुछ ऐसे कहीं पे देखा किसी मनुष्य ने इस तरह की आकृति बनाई, तो इस तरह की आकृति जिस शैली में लिखी गई उसको उन्होंने क्या कहा? रोमन कहा। तो ये जो हम रोमन और देवनागरी जो कह रहे हैं, ये जिसका हिस्सा है वो है लिपि, मतलब इसको कहते हैं लिपि। या आपने देखा होगा कहते हैं कि संस्कृत भाषा किस लिपि में? देवनागरी में। हिंदी किस लिपि में? देवनागरी में। अंग्रेजी किस लिपि में? रोमन लिपि में। अगर हम कहते हैं गुरुमुखी किस लिपि में, पंजाबी किस लिपि में? गुरुमुखी। ठीक है, तो कहने का मतलब अब ये आपके दिमाग में आता होगा कि हिंदी और संस्कृत तो समझ में आता है, लेकिन ये देवनागरी समझ में नहीं आता। बहुत सारे छात्रों के दिमाग में ये डाउट रहता है। तो वो क्या है? वो लिपि है, यानी लिखने की शैली। ये है देवनागरी और ये है रोमन। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पता चला। तो मैंने यहाँ पे आपको कहा कि ये क्या है, इन्हें हम चिन्ह कह सकते हैं। अब आपकी परीक्षा में ये जो शब्द आया था ये नया आया था। पिछले जब शायद लॉकडाउन से पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न आया था इस तरह से कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं। और ऑप्शन में आपको दे दिया था कि वर्णमाला कहते हैं, वाक्य कहते हैं, कि शब्द कहते हैं। अब जिन छात्रों ने इसे रटा नहीं, समझ के पढ़ा है, तो उन्होंने तो बहुत आसानी से लगा दिया कि वर्णमाला कहते हैं। लेकिन बहुत सारे छात्र सोचे शायद लिपि चिन्ह वाक्यों के लिए कहा गया हो, उसमें शब्दों के लिए कहा गया हो। तो बहुत इसमें गलतियां हुई थी इस प्रश्न में। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब मैंने आपको ये कहा कि ये आकृति या चिन्ह, तो हमें पता चल गया कि हम इन्हें चिन्ह भी कह सकते हैं। और ये है क्या शैली? लिपि है एक तरह से, तो लिपि चिन्ह हो गया।
यानी ये क्या है, लिपि चिन्ह। अब आप इसको भी लिपि चिन्ह कह सकते हैं, यह भी लिपि चिन्ह है। आप चाहो तो इसे लेटर ना कह के लिपि चिन्ह कह सकते हो, ठीक है। तो ये बात समझना है। अब वो चाहे आपसे वर्ण कहे, चाहे वो आपसे ध्वनि कहे, चाहे वो आपसे लिपि चिन्ह कहे, तीनों में अंतर क्या है ये भी आपको समझ में आता है, और तीनों है क्या चीज ये भी समझ में आता है। हम ये कह सकते हैं किसी एक ही चीज के ये तो तीनों क्या हो गए, एक तरह से पर्यायवाची हो गए। यानी ध्वनि भी वही है, लिपि चिन्ह भी वही है, और वर्ण भी वही चीज है। तो बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके। तो ये हमें समझ में आ गया। अब देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या होती हैं और ये सारी चीज, तो ये सब हम तभी पढ़ेंगे भाषा विज्ञान के अंदर ही। अब हमारे सामने एक शब्द उभर कर आया, वर्ण। परिभाषा के नीचे हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, और हिंदी भाषा में हम वर्ण की बात कर रहे हैं। जो वर्ण आया, तो ये वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। बताओ कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? कितने? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। जल्दी से बताओ स्वर की परिभाषा। जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। उधर कह रहे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं अ, आ या ई, इस तरह से और भी वर्ण हैं हमारे। और जब व्यंजन की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें तो क, ख, ऐसे आएगा। मुझे पता है कि तुम मेरे पुराने छात्र हो और कूटूंगी बहुत, सच बता रही हूं। अभी मैं आपको कोई इस तरह की चीज नहीं दे रही कि जिसमें मैं आपको उलझाऊंगी। अभी मैं सीधा सीधा बता रही हूँ। तो क्यों ओवर स्मार्ट बन रहे हो? ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में गलती कर दी ना। आप पता है क्या होता है, जैसे हमें अगर कोई कह दे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कह दे जेब कतरों से सावधान, तुरंत हमारी जेब कट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अति सावधान हो जाते हैं और तुरंत देखते हैं हमारे हाँ कटी तो नहीं है। पता चल जाता है उस जेब कतरे को कि कहाँ रखा है, कहाँ। थोड़ी देर बाद ही कट जाएगी। जहां जिसके पैसे होते हैं वो वहां पे चेक करता है। तो कई बार तो मुझे ये लगता है कि पुलिस वाले मिले हुए होते हैं कि इस तरह से। तो वैसे ही आपको लगा, क्योंकि मैंने ऐसे बता रखा है ना कि जब मैं कभी पूछूं, अगर आपके साथ ताल मिला के अगर मैं बात कर रही हूँ तो सावधान हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई ट्विस्ट है। तो वो ज्यादा ही सावधान हो गए। अभी नहीं, ठीक है, जब मैं प्रश्न करती हूँ तब की बात है। अभी मैं पढ़ा रही थी। तो हम लोगों ने क्या जाना, जो हमने बचपन से जाना है कि स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उनके उच्चारण में किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। या वे वर्ण जो निर्बाध रूप से उच्चारित होते हैं, अलग अलग तरह की परिभाषाएं आती हैं। व्यंजन के बारे में जब हम जानते हैं तो व्यंजन की परिभाषा होती है कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपने ये मान लिया या प्रैक्टिकल करके देखा है, या बस रट लिया क्योंकि बचपन से हमको रटाया गया है? करके देखा है मेरे कहने के बाद कि पहले? तो मेरे कहने के बाद वाली बात को छोड़ो। तो ये बताओ, सच में जो नए छात्र आए हैं, क्या आपने इसमें कभी प्रैक्टिकल किया इस बात का? नहीं किया ना। तो आज करके देखते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि जो हमको कहानी बता रहा है, जो हमको सिद्धांत बता रहा है, वो सच में ही प्रूफ होता है या वो जबरदस्ती हमारा माइंड वॉश कर रहा है। हम भी तो बुद्धिजीवी है ना, इसीलिए मैंने कहा है दिमाग चाचा चौधरी की तरह तेज चलाना। कभी किसी की बात पे किसी ने कहा और बस उसके पीछे नहीं भागना है, पहले समझना है, जानना है कि वाकई में ये सच है कि नहीं। तो इसकी परिभाषा कहती है कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिकल करके। ये हमारा जो वर्ण है, इसका क्या उच्चारण है? क।
एक बात ध्यान रखो, ये जो आप बाद में अ का उच्चारण कर रहे हैं ना, ये नहीं करना है, ठीक है? जब आप बोल रहे हैं, अब बोलो। देखो, एक बात याद रख लो, ना तो ए का उच्चारण करना है ना ई का करना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर 13 स्वर आते हैं, अ से लेकर अ तक, इनमें से किसी का उच्चारण इनके पीछे नहीं लाना है। अब उच्चारण करो। क्या हुआ? अंदर पता है कि इसका क्या उच्चारण है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, लेकिन जब मैंने आपको अगर सीमा लगा दी कि आपको इन 13 में से कोई सा भी स्वर इसके पीछे उच्चारित नहीं करना है, तो अब आपके कंठ से बाहर नहीं आ रही है वो आवाज, है ना? तो चलो मैं आपको सुविधा देती हूँ, आप ई के साथ बोल सकते हो। अब बोलो की, खी, गी। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ए के साथ बोलो, के, खे, गे। अगर मैं कहूं कि ओ के साथ बोलो, को, खो, गो। अब आ रही है ध्वनि? तो जो हमारी परिभाषा कहती है वो सही है। परिभाषा ने क्या कहा था कि जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है, ये आपकी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। ओह सॉरी, मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं जिस बात को ये कहती हूँ ना क्लास में कि ये आपकी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, अक्सर वो आ रहे हैं आजकल, तो इसलिए है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। तो ये मैं नहीं कह सकती, हालांकि ऐसा है कि इससे क्या ही प्रश्न करेंगे, पर मैं ये सोचती हूँ इससे क्या ही प्रश्न करेंगे। पर मैं अभी राजस्थान का देख रही थी, तो राजस्थान में प्रश्न कर दिया उसी टॉपिक से, जिससे मैंने ऐसे कहा था 2-3 साल पहले कि ये मैं आपको बस जस्ट पढ़ा रही हूँ जानकारी के लिए, परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आ गया। तो अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती, आपको समझना है। जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे सोच रहे होंगे या सोचते हैं, बहुत सारे अध्यापक ऐसा कहते हैं, मुझे कमेंट भी आती है कि बेफिजूल की बातें पढ़ाती हैं बच्चों वाली, जो छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाती है। सबसे पहले तो बात समझ लो, छोटी क्लास के बच्चों को ये हम पढ़ा ही नहीं सकते। अगर हम उनको ये पढ़ाएंगे उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। ये पढ़ाने वाली चीज़ ही 12th क्लास में है कि 10th से 12th में पढ़ाई जाए। तो अब इसे समझना क्यों है? इसे इसलिए समझना है क्योंकि आप लोगों को संधि करनी है, उपसर्ग करना है, प्रत्यय करना है, वहाँ पे ये काम आएगा। तो आपको इस बात को समझना है। तो हमें पहली बात यहाँ ये समझ में आई कि ये जो व्यंजन लिखे हुए हैं, इसके नीचे जो ये डंडा लगा हुआ है, इसका भी तो रहस्य जानना है, आखिर ये क्यों लगा हुआ है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी व्यंजन के अंदर ये नीचे इस तरह का डंडा, अब इस डंडे को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। और जब ये हल जिस वर्ण में लग जाता है उसे हलंत कहते हैं, ठीक है? तो ये चलता रहता है, कोई कहता है कि इसके नीचे हलंत लगा दो ऐसे, तो ये लगा हुआ वर्ण जो होता है वो हलंत कहलाता है, और इसके नीचे जो लगता है उसको हल कहते हैं। तो आप जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं इसको, चाहे हलंत लगाना बोलें चाहे हल लगाना बोलें, जैसा भी हो। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैसे ही हमें ये वर्ण दिखाई दें तो हमें एक बात समझनी है अपने दिमाग में कि इसके अंदर स्वर नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से पूर्णतः व्यंजन है, ठीक है? कौन सा वर्ण है? व्यंजन है। अब ये जो स्वर है, ये स्वर हमने यहाँ से मान लो ये आ उठाया और इस क में, ये क था और इस क में हमने अ लगा दिया, तो जब ये क में अ लगता है तो इसके नीचे का हल हट जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो गया? स्वर शामिल हो गया। ऐसे समझ लो कि हम अ नहीं आ लगा रहे हैं, तो क में हमने आ लगाया तो ये मात्रा लिख दी। तो ये जो अभी बन के आया है, आप इसको क्या कहेंगे? इसको वर्ण कहेंगे, स्वर कहेंगे कि व्यंजन कहेंगे या कुछ और कहेंगे? वर्ण नहीं है, वर्ण के 2 रूप हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन, और इसे आप शब्द कह नहीं सकते क्योंकि शब्द अपना सार्थक अर्थ लिए होता है। तो ये क्या है? अक्षर है, ठीक है? ये क्या है? अक्षर है, इसे हम अक्षर कहते हैं। अब अक्षर का अर्थ आप इस चीज से मत लेना कि अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो।
हमारी मतलब भाषा में ना एक बड़ा मिथक चल रहा है ये चीज़, कि वो कहते हैं, जैसे वर्ण की परिभाषा आप देखेंगे तो ये आती है कि वर्ण वे होते हैं जिन्हें और तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो क्या होता है कि वो ये सोचते हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो अक्षर का मतलब भी वो क्या ले लेते हैं कि अक्षर का भी अर्थ ये हो गया जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो वर्ण को कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्षर का दूसरा अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, ठीक है, जो नष्ट ना हो। ये वाली बात नहीं कही गई कि उसे तोड़ने या ये वाली चीज है। तो अक्षर अगर वर्णमाला के अंदर हम इसको लेते हैं तो इसका मतलब होता है जिसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ दिया हो, वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। जब हमने यहाँ पे वर्ण की बात करी तो एक मैंने आपको परिभाषा बताई कि जिसे और तोड़ा ना जा सके। क्या आप इस बात को समझते हो कि तोड़ा ना जा सके का मतलब क्या होता है? चलो मैं जल्दी से समझा देती हूँ। जैसे मान लो हमारे सामने एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे हमने कहा राम, राम शब्द लिखा है। राम शब्द को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। हमने लिखा रा और हमने लिखा मा, तो ये एक अक्षर है और ये एक अक्षर है। ये क्या है? एक शब्द है, ठीक है, और ये क्या है? अक्षर है। अब इस अक्षर को, यानी ये अक्षर, हमें पता है कि अक्षर के अंदर क्या है? स्वर और व्यंजन है, तो हम इसे भी तोड़ सकते हैं। ये हो गया व्यंजन और ये हो गया इसका स्वर, और यहाँ पर हम इसे तोड़ेंगे तो ये हो गया व्यंजन और ये हो गया इसका स्वर। तो अब हमारे सामने जो ये आए, ये क्या है? वर्ण है। ठीक है, क्या आप इस र को तोड़ सकते हो और टुकड़ों में? नहीं तोड़ सकते। इसे नहीं, इसे नहीं, इसे नहीं। तो ये जो वर्ण है हमारे, इसीलिए इनकी परिभाषा बनती है कि जिसे और तोड़ा न जा सके, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो बात समझ में आ गई ना? देखो आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज को क्या करना है? आपको समझना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अक्षर वो होता है जो, जैसे अगर आप अक्षर की परिभाषा देखेंगे किताबों में तो लिखा रहता है वह अक्षर वह होता है जिसका उच्चारण निर्बाध रूप से हो जाता है या एक आघात में हो जाता है। तो एक आघात का मतलब क्या होता है? एक आघात का मतलब ये नहीं होता कि मतलब एक आघात में तो हम पूरा वाक्य भी बोल सकते हैं अगर सही मायने में देखा जाए तो। आघात मतलब सांस, एक सांस में हम जिसका उच्चारण कर सकें। तो एक सांस में तो हम वाक्य का उच्चारण कर सकते हैं। और शंकर माधवन जैसे लोग तो गाना तक गा देते हैं एक सांस में, कितना लंबा चौड़ा है ना। खैर मजाक वाली बात है वो तो कहने का मतलब ये है कि ये परिभाषा पूरी तरह से सटीक नहीं बैठती कि एक आघात में इसका उच्चारण हो। हम ये कह सकते हैं कि वर्णों का वैसा समूह जिसका उच्चारण संभव है, वो हमारा क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। या फिर हम सीधा सीधा कहें कि व्यंजन और वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? अक्षर बनाते हैं। तो इससे सरल तरीके से इसे व्यक्त करना ये ज़्यादा होता है कि व्यंजन और स्वर मिलकर क्या बनाते हैं? अक्षर बनाते हैं। तो इन्हें ध्यान रखना। अब ये सारी चीज़ें आपको क्यों याद रखनी है? आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाता है, आपसे पूछ सकता है कि राम शब्द में कितने अक्षर हैं? तो राम शब्द में कितने अक्षर हैं? 2। और अगर ये पूछ लिया गया कि राम शब्द में कितने वर्ण हैं? तो 4। अब हमारे छात्र यहीं पे अटक जाते हैं कि 2 कैसे हुए और 4 कैसे हुए। मान लो शब्द लिख दिया सत्य, अब इसमें बताइए अक्षर कितने हैं? अक्षर है इसमें 2 और वर्ण कितने हैं? 5। 3 कौन कह रहा है? 5 हैं। 2 इसमें, 2 इसमें और 1 ये, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, यानी वर्ण हो गए हमारे स्वर और व्यंजन अलग अलग, और अक्षर हो गया हमारा जहां व्यंजन और स्वर एक साथ आया हो, वो अक्षर कहलाएगा। तो क्या कह रहे हो? आधा ता है ना, तभी तो इसमें कोई स्वर नहीं है ना, ठीक है। अब चलो ये बात आपको समझ में आई, तो हमने कहाँ तक लिखा? हमें ये बात, अब ये बताइए मुझे कि आपको ये बात समझ में आ गई ना कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। अब एक पॉइंट आपको और समझना है यहाँ पर कि जब हमने व्यंजन के बारे में ये जाना कि व्यंजन हमारे इस तरह से जब होते हैं जी, क्योंकि सभी बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते।
मतलब हाँ, मैं समझ नहीं पाई तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो जो आपका ये ऐसे लिखा है, आप ऐसे लिखो या किसी शब्द के साथ ऐसे लिखो, बात मतलब एक ही है। हम्म। हाँ। छोटा। हाँ। हाँ। हलंत का मतलब ये होता है कि इसमें आ आता है, ये मैंने कब बताया? तो हे भगवान, तुमको लगता है तो उससे क्या है, तो सुधार लो ना, ऐसे मत लगाओ। मैं अब समझी हूँ कहना क्या चाहे। इनका कहने का मतलब ये है कि ये सबके नीचे हल लग रहा है ना, इसका मतलब इनमें आ है पहले से। अरे ऐसे मत पढ़ो, अभी समझ लो। जो तुमने पढ़ा हुआ है उसको साइड में रखो, पहले इसको समझ लो जो मैं समझ रही हूँ। इसीलिए तो मैं बता रही हूँ। आखिर ये क्यों, और ये ध्यान रखना, इस स्टेज पे आके कोई मास्टर आपको नहीं बताएगा ये चीज, धमका के भगा देंगे और कि तुम्हें ये नहीं पता है। देखो, अभी हम वही चीज पढ़ने वाले हैं, मैं जो आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। हम पढ़ेंगे स्वर और स्वर की मात्रा। तो आपको ये बात समझनी है कि स्वर की मात्रा आखिर होती क्या है और क्यों लगाई गई है, क्या कारण है। तो ये चीज मैं समझाने जा रही हूँ। तो मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी व्यंजन है, क से लेकर आखिर ह तक, ठीक है, सब के नीचे क्या लगेगा, इस तरह से हल लगेगा जब वो क्या होगा, व्यंजन रूप में होगा। बाबू तुम ना क्लास के बाद में मेरे से बात करना। अभी तुम्हारा डाउट ना बिल्कुल ऐसा है कि एक पहले मैं तुम्हारी लगाऊंगी खींच के, फिर खोपड़ी सही होगी उसके बाद बताऊंगी, है ना, तब क्लास के बाद। अभी सब समझने लो पहले। तो ये देखो यहाँ पर, तो बात ये है कि हम कह रहे हैं कि पूरे व्यंजन, जितने हम व्यंजन की बात करेंगे, सब व्यंजन के नीचे हल होगा। हल क्यों होगा ये अभी अभी मैंने आपको समझाया, क्योंकि उसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। तो जब इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता तो हमें कुछ ऐसा चिन्ह बनाना है जिससे हमें पहचान हो जाए कि अब इसके अंदर स्वर है और अब इसके अंदर स्वर नहीं है। तो जब इसके नीचे हल लगा होता है तो इसका हमें मतलब पता है कि इसके अंदर स्वर नहीं है। तो ऐसे व्यंजन को हम क्या क्या कहते हैं? हम कहते हैं आधा व्यंजन, ठीक है, ये कह सकते हैं। हम कहते हैं स्वर रहित व्यंजन, ठीक है। हम उसे कह सकते हैं कि स्वर का वास्तविक रूप, ठीक है, ये स्वर का वास्तविक रूप होता है। तो ये सारी चीजें, यानी 3 शब्द हमारे सामने आ गए। आधा व्यंजन कह सकते हैं उसको, हम कह सकते हैं स्वर रहित व्यंजन कह सकते हैं, या स्वर का वास्तविक रूप कह सकते हैं। तो जब भी ये इस तरह से होगा, ये ऐसे आएगा। अब बात आती है कि हमें इसके साथ उच्चारण देना है। तो स्वर, जितने भी हमारे स्वर हैं उनकी मात्राएं हैं। अब जैसे मान लो ये क है, इस क को हम किस तरह से लिख सकते हैं? जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हमको पता होता है कि इसमें कौन सा स्वर शामिल है, अ। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हमें पता होता है इसमें कौन सा स्वर है, आ। इस तरह से लिखते हैं तो हमें पता होता है कि ई। बस इसी चीज को हमें एक बार थोड़ा सा पूरा पढ़ लेना है ताकि हमें समझ में आए, फिर इसके बाद समझेंगे हम। याद रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है कि वर्ण विच्छेद। ये वर्ण विच्छेद भी वही है, मुझे लगता है ये एग्जामिनर ने मुझे देख के ही शुरू करा था। मैं आपको सिखाती थी वर्ण विच्छेद संधि सिखाने के लिए, और आने लगा परीक्षाओं में वर्ण विच्छेद। एमपीएसआई में तो पहले से ही आता था, ठीक है, तो अब इसमें भी आने लगा है, यूपी में भी। तो वर्ण विच्छेद सीखेंगे, उससे पहले आप लिखो इसकी परिभाषा स्वर की जल्दी से। हम नोट्स भी पूरा करते हैं आज अपना। लिखो इसकी परिभाषा। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 + 2, ब्रैकेट में लिखिए। कुल स्वर 13, स्वर 11,
होती है, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो अब इसे। जब आप मार्केट में देखेंगे यहाँ पे इसकी संख्या से बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। अब आपको अपने आप लिखना है जो लिखना होगा, ठीक है, अपनी बुद्धि के अनुसार। मैं यहाँ पे जानकारी दे रही हूँ आपको, फिर मत कहना, बाद में मत पूछना अब जो डाउट होते हैं आपके यहाँ से। जब बात इसकी संख्या की होगी, स्वर की, अगर आपकी परीक्षा में आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या या स्वर की संख्या या मूलतः स्वर की संख्या या सामान्यतः स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको उत्तर लगाना है 11, ठीक है, जब भी स्वर की संख्या पूछी जाए। अगर ये कहे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 13। क्यों 13? यहाँ पे हमने लिखा है 11 + 2। अब इसका भी क्या चक्कर है वो मैं आपको बताऊंगी कि विवाद क्यों है, इस पे कितना विवाद है, यानी जो हमारे विद्वान है वो एक मत नहीं है, इस वजह से इसमें विवाद है। और ये ऐसा होता है कि विवादित क्वेश्चन जो होते हैं ये अक्सर हमारी परीक्षा में आ जाते हैं और हमें परेशान करते हैं। तो इसमें अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 11 + 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो इस 11 के अंदर जो हमारे स्वर होते हैं वो अ से लेकर औ तक होते हैं, ठीक है, और इस 2 के अंदर हमारा अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 आते हैं। अब ये स्वर में क्यों आए हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो आप लिखना मत, समझ लेना, क्योंकि हम आयोगवाह में लिख के दिया हुआ है आपको, बस आपको समझना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी कि जो हमारे वर्ण हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। देखो, बात मत करो आपस में, अब इस बात को समझ लो। जब हम स्वर की बात करते हैं तो अ से लेकर औ तक ये हमारे 11 स्वर हैं, ठीक है, जिनकी परिभाषा कहती है कि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। और जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में 39 हमारे व्यंजन हैं, क से लेकर और ग तक। ये अब आते हैं अलग कैसे हैं, यह सारी चीज़ वो बाद में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास 2 वर्ण और आते हैं जिन्हें हम एक नाम से जानते हैं, अयोगवाह। अब ये अयोगवाह का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये हम देखते हैं। जब हमने कहा स्वर वे होते हैं जो अपने आप उच्चारित होते हैं और व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, तो हुआ ये कि जब हमने यहाँ पर 2 वर्ण रखे, अनुस्वार और विसर्ग, तो ध्यान रखिएगा जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण होता है अंग। क्या होता है? अंग। और अंग जब हम उच्चारण करते हैं तो इसकी शुरुआत हम अ से करते हैं, मतलब इसका पूरा उच्चारण अ नहीं है, इसका उच्चारण वो है जो हमारे नाक में जाके आता है। तो यानी वो उच्चारण हम एकदम से कर नहीं सकते, उसकी मदद के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अ स्वर की जरूरत पड़ती है। तो जब हमें अ स्वर की जरूरत पड़ती है तो इसके अंदर गुण कैसा हो गया? व्यंजन वाला हो गया, यानी किसकी सहायता से उच्चारित हो रहे हैं? स्वर की सहायता से। तो जब ये स्वर की सहायता से उच्चारित हो रहे हैं तो हमने कहा कि इसका मतलब ये हमारे स्वर नहीं है, इन्हें क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। तो हमने इनको व्यंजन की श्रेणी में रख दिया। लेकिन जब हमने इनको व्यंजन की श्रेणी में रखा तो इन्होंने एक चीज कर दी, इन्होंने व्यंजन को उच्चारित कर दिया। कंग और कहा, हम इनकी मदद से व्यंजन का उच्चारण कर पा रहे थे। तो अब जैसे ही ये व्यंजन में आए तो इनके अंदर कौन सा गुण आ गया? स्वर का गुण आ गया। तो अब हमारे लिए समस्या हो गई कि इसे हम किस में रखें, स्वर में रखें या व्यंजन में रखें। तो ये यानी जब हम इन्हें स्वर में रखते हैं तो ये किसका गुण अपना लेते हैं? व्यंजन का। और जब हम इन्हें व्यंजन में रखते हैं तो किसका गुण अपना लेते हैं? स्वर का। तो फिर हमारे विद्वानों ने मिलकर कहा कि ये वे वर्ण हैं जिनके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इस वजह से इनको हमने अलग श्रेणी में रख दिया, अयोगवाह। आपकी परीक्षा में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपसे पूछा जाता है निम्न में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है, अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं, या अनुस्वार या विसर्ग को अन्य किस नाम से जानते हैं। इस तरह से बदल बदल के प्रश्न आता है।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई, क्योंकि दोनों गुण होने के कारण। अब मैं समझती हूँ कि जब इस तरह के वर्ण अगर हमारे पास थे तो हमने अपने वर्णों को एक दो प्रकार में क्यों रखा, इन्हें तीन प्रकार में रख के एकदम से सरल कर देना चाहिए था। लेकिन यही है कि झगड़ा करना है हमें, तो हम सही से नहीं रह सकते, हमको करना है झगड़ा। अरे तीन श्रेणी बना देते, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर अपने आप उच्चारण होने वाले, व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले, अयोगवाह स्वर और व्यंजन दोनों के गुण जिनमें होते, तो आराम से सरल हो जाता। लेकिन हमने यहाँ पे झोल रखा। अब समस्या ये आती है कि इस अयोगवाह को हमने श्रेणी तो बनाई नहीं, जब वर्णों का प्रकार हम देखते हैं तो कहाँ रखें, तो जो सर्वमत आता है हम उसको ऊपर रखते हैं। तो सर्वमत में लोगों ने कहा कि अब इसके लक्षणों को देखते हैं, इसमें जिस भी तत्व के ज्यादा लक्षण पाए जाएंगे, स्वर के या व्यंजन के, इसको उस श्रेणी में रख देंगे। तो पहला लक्षण तो यहाँ पे हो गया कि ये यहाँ पे स्वर की सहायता से उच्चारित कर रहा है, एक गुण ये हो गया। फिर यहाँ पे व्यंजन को उच्चारण कर दे रहा है, तो ये एक गुण तो दोनों में आ रहा है, तो इससे एक बराबर हो गया। फिर यहाँ पे पता चलता है कि इसकी एक मात्रा है, मात्रिक रूप भी आता है, इसका भी मात्रिक रूप होता है। तो यानी अब यहाँ पे आते हैं तो यानी हम इसमें सबसे ज्यादा जो गुण पाए जाते हैं वो स्वर के पाए जाते हैं। एक तो व्यंजन को उच्चारित करना पहला गुण, और दूसरा इसका मात्रिक रूप भी होना दूसरा गुण, और व्यंजन के लिए इसमें एक ही गुण होता है। तो दो गुण इसमें स्वर के होने के कारण इसको स्वर के साथ रख दिया गया, और जब भी इसको रखा जाता है तो +2 करके रखा जाता है ताकि क्लियर रहे कि ये दो कहाँ से आए हैं। तो जब हम कुल स्वर की बात करते हैं तो कुल स्वर का मतलब हो जाता है वे सभी वर्ण जो व्यंजन को उच्चारित करते हैं। तो इसलिए हम 11 + 2 करके इसको 13 में रख देते हैं, तभी आता है। तो ये बात एकदम से क्लियर हो जाती है। अब इसी वजह से हमारे इसमें बड़ा विवाद है। तो एक विवाद और आपको किताबों में देखने को मिलेगा। अब मैं ये विवाद की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं हो कि आप इससे आपको बचना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए जो भी अवधारणा है, जो भी कॉन्सेप्ट है कि क्या है। आपने बहुत सारी किताबों को और बहुत सारे अध्यापकों को सुना होगा कि वो स्वर को 10 करते हैं, 10 रखते हैं, और वो कहते हैं कि हम री स्वर को स्वर ही नहीं मानते, तो वो पढ़ाते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो संस्कृत का है और स्वर जो है वो 10 होते हैं, तो वो इस तरह से करके रिजेक्ट कर देते हैं। अब उनकी वर्णमाला में आप देखोगे तो री मिलेगा ही नहीं। तो मैं ऐसे कहती हूँ कि जो भी किताब या जो भी अध्यापक इसको गायब करते हैं, मैं उनसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि अगर आप इस वर्ण को पढ़ाओगे ही नहीं अपने बच्चों को, तो जब हमारा छोटा बच्चा होगा और वो उसे हम ये शब्द पढ़ा रहे होंगे तो हम उसको क्या उच्चारण करवाएंगे। हम उसको जब ये शब्द पढ़ा रहे होंगे तो हम उसको क्या उच्चारण करवाएंगे। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे हमारे पास, ठीक है। तो जब हमको ये पता है कि हमारी हिंदी भाषा में भले ही वो तत्सम शब्द के अंदर हो, लेकिन हिंदी भाषा में री से उच्चारित होने वाले शब्द हैं, तो फिर हम इसको क्यों ना पढ़ाएं। और यही वाली बात आ जाए तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे वर्ण आ जाते हैं जो संस्कृत भाषा के ही हैं, हिंदी के वो लिखे ही नहीं जाते, तो हम तो पूरी वर्णमाला पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर कोई देता है तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती कि ये तो अगर कल को हमारा बच्चा पूछेगा। अब देखना, आपके घरों में छोटे बच्चे होंगे, अपने आसपास देखना, पड़ोस में, मोहल्ले पड़ोस में, घर परिवार, जीजी जीजा, मामा फूफी, कहीं पे भी हो छोटे बच्चे, उनकी किताब देखना। हमारी किताबों में जो हमें पढ़ाया जा रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि 13 स्वर होते हैं, वो हमें क्या पढ़ाते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। किताबों में देखना, छोटी किताबों में कितना गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद आपको वो एक और वर्ण पढ़ाते हैं, इसके बाद आपको एक और वर्ण पढ़ाते हैं। ये कुल स्वर, छोटे बच्चों को कुल स्वर पढ़ाए जा रहे हैं 15, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे जब स्पर्श व्यंजन ट वर्ग होता है तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ड़, ये 5 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में 2 वर्ण और आते हैं, द्विगुण व्यंजन के नाम से जो आते हैं ये, ठीक है, ड और ढ, दोनों इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। लेकिन आपकी किताबों में जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, वो इसके बाद पढ़ाया जा रहा है अब। और जानते हो इससे लिखा जा रहा है ट टमाटर, ट टटेरा,
ड डमरू, ड डलिया, अड़ा खाली किसी से कोई होता ही नहीं है, और इससे सड़क। मैंने जब ये देखा किताब को तो मेरी तो खोपड़ी ही घूम गई। भाई बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा ना, आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं प्रश्न करने में। जब वो पूछेंगे कि पापा ये बात समझ में नहीं आ रही, ट टमाटर, ठ ठटेरा, ये ड़ से सड़क कैसे हो जा रहा है। अब उन किताब को, छोटे बच्चों की किताब को लिखने वाले से पूछा जाए, अब मैं क्या ही कहूँ, क्लास भी ऑनलाइन चल रही है यहाँ पर, कि मतलब वो उन्हें ये नहीं पता कि ये कौन सा है। फिर जब ड़ से सड़क है तो स से सड़क नहीं है, उससे क्या होगा। उन्हें यही नहीं पता कि ये दोनों वर्ण ऐसे हैं, इनसे किसी शब्द की शुरुआत होती ही नहीं। मुझे ये बताइए, आपने बचपन से जो शब्द है आपका एक, ये जिसे आप अड़ खाली कहते हैं, इसे भी आप बोलते हैं अड़ खाली, इसे भी आप बोलते हैं अड़ खाली, इनको आपने अड़ खाली करके क्यों पढ़ा, कभी सोचा है? क्योंकि इन तीन वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत होती ही नहीं है। कहाँ? हिंदी भाषा में। इसलिए हमने इन्हें अड़ा खाली पढ़ा है। तो इन्हें अड़ा खाली पढ़ा है तो उन्हें भी तो हम ड ढ खाली पढ़ सकते, लेकिन नहीं। और सुनो, यहाँ खत्म नहीं होती त्रुटि। लास्ट में एक वर्ण मुझे मिला, ये सच बताऊं मुझे इसका उच्चारण नहीं समझ में आया, आज तक मुझे नहीं पता चला। आप में से कोई जानता हो तो मुझे भी बता दो भाई, मेरे भी ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। लास्ट में जब आपसे ह पढ़ाया जाता है, ह के बाद आपका ये वर्ण दिया हुआ छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इसके साथ ना तो कोई फोटो है ना कोई कुछ है, बस मोटा मोटा बड़ा बड़ा लिख के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और ये वर्णमाला का हिस्सा बनाया जा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इतने पैदल हैं क्या छोटे बच्चों की किताब लिखने वाले लोग। ये हो रहा है। एक बात ये समझ लो, सिर्फ यही नहीं कि हमारे साथ हमारे देश में हिंदी को मिटाने और ये सारी चीजें, जड़ से काम किया गया है हिंदी को दूषित करने का। फिर बाद में क्या कहते हैं, ऐसे जब कई बार अंग्रेजी प्रेमी मिल जाते हैं तो बाद में कहते हैं अरे मैम हिंदी इतनी ज्यादा कठिन है ना, यही पता नहीं चलता कहाँ पे छोटी ई की वाली की का प्रयोग करें और कहाँ पे बड़ी ई वाली की का प्रयोग करें। हिंदी में ऐसी चीजें हैं जो सब उल्टी फुल्टी होती है। भाई आप डाउट में बी साइलेंट तो कर लेते हैं। अब जो नेचर लिखा हुआ है, जिसे कुछ लोग नटूरे भी पढ़ते हैं, उसको आप नेचर और फ्यूचर करके याद रख लेते हैं। आप प्लम्बर बोलते हैं जबकि वो प्लम्बर होता है, वहां भी बी साइलेंट होता है। आप ये सारी चीजें तो याद रख लेते हैं और आपको वो भाषा पढ़ने में कठिन लगती है जो जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। आप बोलेंगे मैंने देखा कि वहां मोहन खड़ा है, मैंने देखा कि, मैंने बहुत जल्दी से की बोला है, उसने पूरी रात पढ़ाई की, ये मैंने की जोर दे के इस पे बोला है। आप जैसा बोलते हो वैसा लिखते हो, जैसा लिखा जाता है वैसा बोलते हो, उस भाषा को आप क्लिष्ट कहते हो। अरे इतनी भी बड़ी गुलामी मत करो किसी की कि आपको ये लगने लगे। लेकिन हमारी भाषा के साथ इस तरह की चीज़ें की है। तो देखो, मैंने आपको यहाँ पे इसलिए समझाया है कि आप भी ये बात देखना, अगर आपके आसपास कहीं किसी कोई छोटे बच्चे को इस तरह से पढ़ाया जा रहा हो। और एक और मैंने देखा, लास्ट में अंतिम पेज पे दिया हुआ था, जनवरी की हिंदी चैत, फरवरी की हिंदी बैसाख। सर ही घूम गया मेरा तो, भाई ये हो क्या रहा है। जनवरी की हिंदी चैत कब से होने लगा? अब लिखने वाले को यही नहीं पता। इसीलिए मैंने कल की क्लास में कहा था कि हमारे समाज का ये उसूल है, जिसको कुछ पढ़ाना नहीं आता वो हिंदी पढ़ाएगा। ये हमारा यहाँ का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो खैर, आप अगर ऐसी त्रुटियां देखें अपने छोटे बच्चों को, तो ये भविष्य के लिए जान लीजिए कि आप लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो कल्याण हो जाएगा फिर। चलो, तो यहाँ पे आपने संख्या लिख ली, आगे बढ़ते हैं। स्वर की मात्रा, स्वर की मात्रा में लिखो जल्दी से परिभाषा, फटाफट से खत्म करते हैं इसे। लिखो, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार से, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए
व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, स्वर का योग करते हैं, कॉमा, तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर, तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजनों के साथ स्वर का योग करते हैं, तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर, तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं, जिस रूप में आते हैं, उन्हें स्वर की मात्रा कहते हैं, उन्हें स्वर की मात्रा कहते हैं। उन्हें स्वर की मात्रा कहते हैं। देखो, हमने इस पंक्ति में क्या जाना है? ये पंक्ति हमें ये कह रही है कि व्यंजनों का उच्चारण लेने के लिए, यानी व्यंजनों का उच्चारण स्पष्ट करने के लिए हमें स्वरों के साथ उनकी मात्राएं, मतलब स्वर लगाने होते हैं। तो जब हम स्वर लगाते हैं तो उन स्वरों को हमने एक रूप दिया है अलग से, जिसे हम मात्रिक रूप कह रहे हैं। ऐसे समझो कि अगर हम इस क के साथ ई को जोड़ते, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते तो ये लेखन जो है वो हमारा क्या होता? जैसे मान लो हम किताब लिख रहे हैं, तो हम कैसे लिखते? ऐसे किताब, आ ब, ठीक है, इस तरह से हम लिखते। लेकिन अब हमें इसे ऐसे नहीं लिखना। हम इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम जोड़ देते हैं। हम इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। इसको हम जोड़ देते हैं तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, और इसको जोड़ देते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो हमारा शब्द क्या हुआ? किताब। तो आप बताओ, ये पढ़ना आसान होता या ये पढ़ना आसान है? नीचे वाला आराम से। तो ये पढ़ने के लिए हमें क्या सीखना है? ये जो जोड़ा बना है, इस जोड़े को, इसका रहस्य हमें जानना है कि कैसे बनाएं। अच्छा, इसमें एक चीज़, अब जब ये बात यहाँ पे आ गई तो ये आप नोट डाउन कर लो। हमसे एक प्रश्न किया जाता है कि देवनागरी लिपि कौन सी है, अक्षरात्मक है या वर्णात्मक है? तो वर्णात्मक लिपि दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अक्षरात्मक और एक होती है वर्णात्मक। तो वर्णात्मक वो होती है जो वर्ण लिखे जाते हैं, जैसे आपकी रोमन लिपि है। तो जब आप किसी भी, वहाँ जो आपका कॉन्सोनेंट और वोवल होता है उनकी कोई मात्रा नहीं है, बस वो ऐसे ही लिखे जाते हैं। लेकिन जो हिंदी है यानी देवनागरी है, उसमें अक्षर बनाकर लिखा जाता है। हमने इन दोनों को मिलाकर ये अक्षर बना दिया, ये अक्षर बना दिया, ये अक्षर बना दिया, तो इसलिए कहा जाता है कि यह एक अक्षरात्मक लिपि है। तो ये प्रश्न आ जाता है कि देवनागरी लिपि कौन सी है, वर्णात्मक है या अक्षरात्मक? तो इन्हीं अक्षरों को बनाने के लिए हम स्वरों को एक मात्रिक रूप देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब पेन बाद में चलाना, पहले एक बार समझ लो फिर लिख लेना, और यहीं पे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा संधि के लिए। ये जो हमारा पहला अ है स्वर, इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, यानी इसकी कोई मात्रा नहीं है। तो किसी व्यंजन में अ स्वर मिला है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है कि जैसे ये हमारा व्यंजन है और इस व्यंजन के नीचे हल लगाकर हमें पता चला है कि इसके अंदर कोई स्वर नहीं है, तो जब हम इसका हल हटा देते हैं तो इसमें कौन सा स्वर शामिल हो जाता है? अ। तो हमें पता चल जाता है कि ऐसे जो भी हमारा व्यंजन लिखा होगा उसमें कौन सा स्वर है? अ। इस आ स्वर की जो मात्रा होती है वो ये होती है खड़ी पाई जैसी। तो जब ये किसी व्यंजन के साथ लिखी जाती है तो इस मात्रा को हम ऐसे लिखते हैं। फिर जो है हमारी ई है,
तो इसे हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो जब हम इसे किसी व्यंजन के साथ लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। जो ये हमारी दीर्घ ई है, जब हम इसे लिखते हैं तो व्यंजन के साथ हम इसे ऐसे लिखते हैं। अब हम आगे इनको चलेंगे, पर उससे पहले आपको इनके उच्चारण पर ध्यान देना है कि इनका उच्चारण क्या होता है। ये भी ई है और ये भी ई है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान रखना, हम जब व्यंजन का इसका स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हम दो में पढ़ते हैं कि लघु और दीर्घ। लघु का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो आपको इसे ऐसे समझना है, ये हमारा लघु अ है और ये दीर्घ आ है। तो इनमें अंतर ये होता है कि यह जल्दी बोलेगा और यह खींच कर बोलेगा, यानी जितना समय इसमें लगेगा इसका दुगना समय लगता है इसमें। तो हम इनका उच्चारण करते हैं अ आ। मेरे साथ उच्चारण करो एक बार पहले। ये क्या है? सबसे पहले अ। इसका उच्चारण कैसे करना है? देखो, उच्चारण सीखना है आपको। अ का उच्चारण आपको करना है, ये आपकी जीभ है, दांतों के बीच में बैठेगी और ये जो इसके किनारे हैं ना, ये वाले इधर साइड से ऐसे फैलती है इसके उच्चारण पे, तब आपको उच्चारण निकालना है अ। कंठ से आवाज आएगी लेकिन जीभ इस तरह से फैलेगी अ। अब करो, अब सर मत करो, सीख लो यहाँ पे अ। ठीक है, ये है अ का उच्चारण। और ये जो आ है, इसका उच्चारण पीछे जो आपका कंठ है वहीं से आएगा आ, और इसमें पूरा मुंह खुलता है आ। ठीक है, तो इस तरह से ये अ और ये आ। ये जो हमारी ई है इसको हम बोलते हैं ई। ठीक है, और इस पे जो जोर पड़ेगा वो जीभ के अगले भाग पर पड़ता है ई, और झटके से बोलता है, और ये होगा ई। ठीक है, ये है उ और ये है उ। इसमें हमारे होठों का प्रयोग होगा, होठ हमारे गोल होते हैं, उ और उ, इस तरह से उच्चारण करना है। अब इसके उच्चारण की बात करेंगे तो ये होता है री। अब इसका उच्चारण बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है कई बार, तो देखो उच्चारण करना सीख लो। शांत हो पहले। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि जो मैं आपको बता रही हूं वो हकीकत नहीं है, वो सिर्फ एक सहारा है जो आपको उच्चारण क्या सिखाएगा इसका। ठीक है, एक वर्ण लिख रही हूं, इसका उच्चारण क्या करोगे? री। ठीक है, आपको उच्चारित ये करना है, लेकिन उच्चारण स्थान चेंज करना है। उच्चारण स्थान क्या करना है? आप बोलते हो ना ट ठ ड ढ, उच्चारण करो ट ठ ड ढ। जब आप उच्चारण कर रहे हो तो अपनी जीभ पर ध्यान दो कि जब आप ट ठ बोलते हो जीभ है कहाँ? मूर्धा है, इस स्थान को मूर्धा कहते हैं। ठीक है, जहां जीभ है, तो आपको इस स्थान से इसका उच्चारण करना है। करो रे। अब जो आपका उच्चारण आ रहा है ये है इसका असली उच्चारण, समझ गए? तो आज आपने सीख लिया, अब के बाद भूलना नहीं। तो ये जो मैंने दिया था री का मतलब ये नहीं है, मतलब री का मतलब री नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो इसका उच्चारण हो गया। अब बाद में घर जाके प्रैक्टिस करना। ये है आपका ए और ये है आय। ठीक है, ये है ए और ये है आय। ये है ओ और ये है आओ। ये है अंग और ये है आह। ठीक है, चलो तो ये आपको पता चल गया। उच्चारण ध्यान रखना, उच्चारण अगर आपने सीख लिया तो आप व्यंजनों का वर्गीकरण सीख लेंगे पूरा, और जितने भी आते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, और उसके बाद सघोष, अघोष, और ये सारी चीजें, इनका उच्चारण किस वर्ग से है, ये सारी तमाम चीजें आपको याद हो जाएंगी केवल और केवल उच्चारण से। याद रखना, मैंने पहले भी कहा और फिर दोहरा रही हूँ, कभी रटाऊंगी नहीं, आपको समझकर छोड़ देना, रटना कुछ नहीं, विद्वान हो जाएंगे आप। तो अब आते हैं हम इसके, जब हमारा जो उ है इसके उच्चारण, इसका जो इसकी मात्रा है वो है ये, और इसकी मात्रा ये। तो जब हम व्यंजन के साथ इनका प्रयोग करते हैं तो ये, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसकी मात्रा जो है वो हमारी लगती है वर्ण के नीचे इस तरह से। तो व्यंजन के साथ इसका प्रयोग ये। ठीक है,
ये ए है, इसकी मात्रा लगती है वर्ण के ऊपर और इसकी मात्रा ये। यहाँ पर भी कंफ्यूजन रहता है छात्रों को। ध्यान रखना, जिसके वास्तविक रूप में कोई मात्रा नहीं है उसकी एक मात्रा है, और जिसके वास्तविक रूप में एक मात्रा है उसकी दो मात्राएं हैं। इन्हें याद रखना, ठीक है। इसकी मात्रा ये होती है और इसकी मात्रा ये होती है। जब व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं तो ये मात्रा में इस तरह से लिखा जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं अनुस्वार की। तो याद रखिएगा, इसमें काफी विवाद है, पर अभी समझने के लिए इसके दो रूप हैं। हिंदी शब्दों में इसे चंद्रबिंदु के साथ से जाना जाता है और संस्कृत शब्दों में इसे अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए हम इसकी जो मात्रा लगाते हैं वो हम मात्रा इस तरह से लगाते हैं, दो मात्रा, एक बार अनुस्वार और एक बार चंद्रबिंदु। तो हिंदी शब्दों में इसका प्रयोग, संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग। फिलहाल के लिए यही जान लो। आज से जो हमारी शुरू से 7वीं क्लास होती है उसमें हम इसके बारे में फिर से जानकारी लेंगे। हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आता है इससे। इसकी मात्रा होगी इस तरह से। व्यंजन के साथ इसका प्रयोग होता है इस तरह से। और अब उतार लो इसको। बातें मत किया करो आपस में, ठीक है। शांत बिल्कुल। और जितने भी पुराने छात्र हैं रफ कॉपी लेके बैठा करो, नहीं भगा दूंगी मैं, सच बता रही हूँ। बैठ के आपको मौका लग जाता है, उतनी बार लिखो, जितनी बार क्लास का रिवीजन कर रहे हो उतनी बार लिखो, रफ कॉपी लेकर आओ। और आप लोग जानते हो कि मैं क्लास में चेक करती हूँ, नए छात्रों को नहीं है। तुम लोग पता करवा देते हो, नए छात्र फिर भाग जाएंगे कि मैम, अरे मैम कॉपी भी चेक करती है। चलो देखो, उतार लिया। आगे बढ़ो जल्दी से, फटाफट। मिटा दूं इसे, हो गया ना। जो नए छात्र हैं वो बोला करिए। ये जो रिवीजन कर रहे हैं ना छात्र, ये बहुत विद्वान हो चुके हैं, इसलिए इनकी बोलती निकलती है। आप लोगों को लगता होगा कभी आप लोग डर जाएंगे, तो ऐसा होता है जब एक बार मेरा बैच पढ़ लेते हैं ना छात्र, तो फिर वो जाके ना बहस करने लग जाते हैं। और मैं मना करती हूँ कि अधजल गगरी छलकत जात वाली बातें मत करना। तो वो क्या करते हैं, बहस करने लगते हैं हर किसी से। उन्हें लगता है हम तो हिंदी के विद्वान हो गए, और ऐसे और कहते हैं मैम अब तो हम भी पढ़ा देंगे हिंदी। तो एक बार क्लास लेने के बाद तो इसलिए इनकी जबानें खुलती हैं। तो जो नए छात्र हैं वो इनसे भयभीत ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि वर्णमाला पढ़ने के बाद आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जो जड़ है वो क्या है, वर्णमाला ही तो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये बचपन से आपने पढ़ी है, बस हम इस पे धूल साफ कर रहे हैं। आप जानते हैं जो हमने अभी मात्रा पढ़ी, इसमें आ, ई, ओ, औ और अह, ये मात्रा ऐसी है जो वर्ण के पीछे लगती है। जैसे शब्द आ गया राधा, ठीक है, नीलम, सोनम, गौरी, अतः, इस तरह से। इसके बाद जो ई की मात्रा है, ई, ये वर्ण से पहले लगती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे छात्र कई बार ऐसे होते हैं, जैसे मान लो हमने शब्द लिखा, शब्द आ गया हमारा दिग्विजय, इस तरह से लिखा गया है, तो इस चीज को वो समझ नहीं पाते कि ये जो ई की मात्रा है ये ग की है कि व की है। समझ गए? तो आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप इस मात्रा का लगाने का तरीका समझेंगे, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा बात करेंगे इस पे आगे।
तो यो ई की मात्रा है ये शब्द के जो हमारा वर्ण होगा उस वर्ण के पहले लगती है, जैसे निधि, सिरा, जिसका आदि। तीसरा पॉइंट कहता है उ और री जो मात्राएं होती हैं ये वर्ण के नीचे लगती हैं, जैसे कुसुम, दीपू, कृषि, वृत्त आदि। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट कहता है ए, अ और अंग, अनुस्वार भी हो सकता है इसमें। ठीक है। ये मात्राएं वर्ण के ऊपर लगती हैं, जैसे पैर, सैर, आंख, चांद, देवेंद्र आदि, इस तरह से। तो ये 4 पॉइंट हमने लिखे, हमें पता ही है ये पहले से। अब 5वां पॉइंट आप लिखो जो आपको समझना है। यहाँ पे दिया है पॉइंट नंबर 5, डाल के लिखो। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह वर्ण अपने वास्तविक रूप में आता है। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह वर्ण के आगे चाहो तो स्वर लिख सकते हो, यानी हम जिस स्वर की बात कर रहे हैं उसी स्वर की बात कर रहे हैं। तो वह वर्ण अपने वास्तविक रूप में आता है। उदाहरण में लिखो, जैसे आम, ईंख, एहसान आदि। हमने क्या कहा है? हमने कहा है जैसे ये शब्द है आम, इस आम शब्द की शुरुआत हमारे स्वर से हो रही है। तो जब इस शब्द की शुरुआत किससे हो रही है? इस स्वर से हो रही है, तो हम इस स्वर को किस में लिखेंगे? उसके वास्तविक रूप में लिखेंगे, ना कि हम इसे ऐसे लिखेंगे। समझ गए ना? इसका कहने का मतलब है ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे लिखेंगे। जैसे ईंख है, तो शब्द की शुरुआत इससे हो रही है, तो हम इसे इसके वास्तविक रूप में लिख रहे हैं, ना कि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक इस तरह से। ऐसे ही एहसास यहां दिया है, तो हम इससे वास्तविक रूप में लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 लिखो। पॉइंट नंबर 6 कहता है जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर ध्यान रखना, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, हम कम से कम ले रहे हैं, 2 स्वर की बात कर रहे हैं। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो 2 स्वर जुड़ते हैं, 2 स्वर जुड़ते हैं, तो पहला स्वर मात्रा के रूप में, तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है, तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। ऑनलाइन क्लास में छात्र ने ये कहा है नेटवर्क बहुत खराब है। सबसे पहले 2-3 प्रश्न आपके आ रहे हैं कि हम नोटबुक कैसे बनाएंगे, और नेटवर्क की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इन सारी चीज़ों से संबंधित आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो जिनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव क्लास देखो।
आप क्लास हो जाने दो, 3 घंटे बाद डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा, किसी भी वाईफाई में जाके डाउनलोड करके क्लास आप देख सकते हो। फिर उस समय आपके एप्लीकेशन को केवल एप्लीकेशन खुलने के लिए नेट की ज़रूरत होगी, यानी 2G पे भी काम चल जाएगा। और जिन्होंने कहा है नोट्स कैसे बनाएं, तो जब आप अपनी क्लास में इंटर करते हो और जिस बैच में आपने एडमिशन लिया है उस बैच में आप आओगे तो आपको 3 बॉक्स दिखाई देंगे इस तरह से, ठीक है। पहला बॉक्स आपका होता है जिस पे लिखा होगा लाइव क्लास, और ये जो लाइव क्लास यहाँ से आप लाइव देख रहे हो, इसके नीचे लिखा होगा सभी कक्षाएं। तो सभी कक्षाओं वाला जो आपका बॉक्स आता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये ऑप्शन इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आपकी वीडियो होंगी, यहाँ नोट्स लिखा होता है बीच में, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको PDF मिल जाएंगी और आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेने हैं। अगर प्रिंट आउट निकालने में 600 रुपये से कम लगता है तो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर 600 रुपये से ज़्यादा अमाउंट आपका जा रहा है तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके ऑफिस से ये बुकलेट मंगा सकते हैं जो यहाँ पे छात्रों को दी गई है। इनका नाम है स्पेस वाली बुक, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, वहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप दोबारा डिस्टर्ब मत करना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ लिखी। हमने कहा कि यदि किसी शब्द के अंदर कोई स्वर ऐसे आए कि 2 स्वर आ रहे हैं या 2 से अधिक आ रहे हैं, तो पहला जो स्वर होगा वो मात्रिक रूप में लिखा जाएगा और दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में लिखा जाएगा। पहले उदाहरण लिखो, उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पे जैसे उदाहरण लिखते हैं, शब्द दिया है शुरुआत, शब्द आता है गुंजाइश। इस तरह का कोई भी शब्द आपका रहेगा। कहने का मतलब यह है, देखो इस शब्द के अंदर यहाँ अगर हम देखें तो व्यंजन है र, इसके बाद स्वर है उ, इसके बाद स्वर है आ। तो ऐसी स्थिति की बात कर रहा है। शब्द में कहीं पर भी पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कहीं पर भी एक व्यंजन आया है और इस व्यंजन के बाद 2 या 2 से अधिक क्या हैं, स्वर हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में आएगा और कौन सा वास्तविक रूप में। तो जो ये पहला स्वर आ रहा है ये मात्रा के रूप में आ जाएगा, जैसे ये आ गया, और दूसरा जो है वो अपने वास्तविक रूप में आ गया। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने एक शब्द लिखा शुरुआत, और ये शब्द शुरुआत जो हमने लिखा है, इस शब्द में हमें कितने वर्णों की आवश्यकता थी? हमें वर्णों की आवश्यकता थी स, उ, र, उ, आ, त, अ। इतनी ध्वनियाँ थी। इन ध्वनियों ने मिलकर इस शब्द को बनाया। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारी देवनागरी लिपि जो है वो क्या है, अक्षरात्मक है। तो ये जो पहला व्यंजन है हमारा यहाँ पर, इस व्यंजन को पूरा किया इस स्वर ने। तो जब ये स्वर इसको सहारा देने के लिए आया तो ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। इस व्यंजन को पूरा किया इस स्वर ने, तो ये इसके साथ आया, तो ये ऐसे जुड़ गया। अब ये जो व्यंजन है इस व्यंजन को पूरा करता है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये जो हमारा यहाँ पर स्वर है ये क्या रह गया, स्वतंत्र है। इसे किसी को सहारा नहीं देना। तो जब इसे किसी को सहारा नहीं देना तो यह किस में रहेगा, अपने वास्तविक रूप में रहेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि स्वर तभी मात्रिक रूप में आता है जब उसे किसी व्यंजन को उच्चारण देना होता है, या हम अपनी भाषा में कहें तो जब उसे सहारा देना होता है। तो है जी, जैसे हम लिखते हैं आओ, तो आओ शब्द जब हम लिखते हैं इसमें हमारा किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। तो जब किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही जो वर्ण आए हैं वो स्वर हैं, तो अपने वास्तविक रूप में ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इसे लिखते हैं तो ये जो आ है, जब हमें पता है कि यह किसी को सहारा नहीं दे रहा तो ये अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और हमारा शब्द इस तरह से लिख जाता है। तो यही हमने यहाँ पे कहा। इसी तरह से अगर हम देखें, गुंजाइश शब्द हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ इस ज के बाद हमारा क्या था, आ था,
और फिर ये ई, तो ये तो आ गया इसके साथ मात्रिक रूप में और ये स्वतंत्र रूप में हो गया। समझ गए? तो ये बात हमने यहाँ पे समझी। तो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे, अब इसके आगे हम कल करेंगे। आज हमने बहुत ज़्यादा बेसिक सीखा था, बिल्कुल एकदम नीचे की चीज़ें जो हमें जाननी जरूरी हैं, जो हमें नहीं पता है। तो अच्छा ये बताओ, आप में से कितने छात्रों को ऐसा लगा कि आज हमने कुछ नया सीखा है? सबको? चलो बढ़िया है। तो ये बात, और आपको ये समझ में आ गया, इससे आपको आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब आप देखेंगे ना, बहुत लाभ होगा। हम लोग अपनी शब्दावली शुरू करेंगे कल की क्लास से। तो मुझे कल छात्र मिले थे, तो छात्रों ने कहा कि मैम चाहे आप 10 मिनट ही पढ़ाएं, लेकिन शब्दावली से शुरुआत करिए। तो जो शब्दावली की बुक है आपकी, आप लोग साथ में लेकर आइएगा, ठीक है, कल से। हाँ, या तो हम क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे या क्लास के एंड में। हाँ 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 बिल्कुल, या तो, या फिर शुरुआत में ही करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि सबसे, क्योंकि बाद में आपको भागने की पड़ी रहती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपने पिछले बैच में आप हमेशा ना ये चीज़ें करते रहे, मैं 1 बजे से पहले नहीं छोड़ूंगी, चाहे बैठ के मुझे कहानी सुनानी पड़े। सच बता रही हूँ, चाहे कुछ ना करें हम, ये दरवाज़ा 1 बजे ही खुलेगा। क्योंकि बहुत गंदी आदत आप लोगों ने, कभी कभी मैंने ऐसा हुआ कि चलो आज जल्दी टॉपिक ख़त्म हो गया तो आज जल्दी छुट्टी हो गई, तो हर दिन आपको ये लगता रहता नहीं 1.5 घंटे से पहले ही जाएंगे। आपको पता है ऑनलाइन वाले छात्र कहते हैं, अरे आप तो लिखते हो कि 1.5 घंटे की क्लास होगी, हर क्लास 1 घंटे की है। तो जो ऑनलाइन वाले छात्र है ना, 1-1 मिनट 1-1 सेकेंड देखते हैं वो। आपको पता है, आपको लगता होगा ऐसा, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। मुझे आप लोगों से इतना डर नहीं लगता, मुझे ऑनलाइन वालों से डर लगता है। क्यों? अच्छा, बहुत बढ़िया। कभी ये भी सोच लिया करो कि मैडम आप भी कुछ खाओगी, आपके लिए कुछ लेके आए, समोसे मंगवा दो। चलो छुट्टी, आप जाना नहीं, आप तो 1 बज गया। कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ लेना। ऑनलाइन में छात्र कह रहे हैं कि मैम PDF डलवा दो शब्दावली की। बेटा सारी बुक्स डली हुई हैं, आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। खुश रहो।